नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं। आगामी 6 राज्यों में विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले गर्माती सियासत में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एकला चलो रे की बात कह दी है। 2024 के चुनाव उनकी पार्टी अकेले लड़ेगी। उनका यह बयान कल पश्चिम बंगाल में सागरदीघी उपचुनावों में मिली हार और कांग्रेस की जीत के बाद आया है। वे आहत दिखी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को ये जीत वाम और बीजेपी के समर्थन से मिली है। उन्होंने इसे अपवित्र गठबंधन बताया। ममता बनर्जी ने कल प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि 2024 के लोकसभा चुनावों में उनकी पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस अकेले चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। अब इसे विपक्षी एकता की जो कवायद चल रही है कुछ दिनों से, उसको एक बड़ा झटका माना जा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस का गठबंधन सिर्फ जनता से होगा। लोगों के समर्थन से वो 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। मुझे भरोसा है कि जो भी बीजेपी को हराना चाहते हैं वो टीएमसी को वोट करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने 2021 में विधानसभा चुनाव अकेले अपने दम पर जीते थे, तो ममता बनर्जी अकेले ही 2024 के चुनावी मैदान में क्यों लड़ना चाहती हैं? क्यों, क्या कारण है इसके पीछे? आइए समझते हैं उनकी सरकार में वरिष्ठ मंत्री शशि पांजा जी से। बहुत बहुत धन्यवाद शशि जी, आपने समय निकाला एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए। तो मेरा पहला सवाल आपसे शशि जी यही है कि क्या कारण है कि ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ना चाह रही हैं? 2024 के तृणमूल कांग्रेस अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी, क्या कारण इसके पीछे? देखिए, अगर आप याद करें तो कुछ सालों से ही ममता बनर्जी ये कह रही है कि जो अपने विभिन्न जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, विपक्ष नेता हैं और पार्टियां हैं, सब मिलजुल कर एक साथ बैठ के लाइक माइंडेड पार्टीज जो है, हम लोग एक रणनीति तय करें। और उन्होंने इसके संग ये भी जोड़ा था कि आदर्श कुछ रखना है, कि ऐसा नहीं है जैसे हम लोग को देखने को मिल रहा है कि एक राज्य में मैं आपके विरोधी हूं और दूसरे राज्य में आपको लेके मैं गठबंधन कर रहा हूं। तो आदर्शों की बलिदान ना हो। तीसरी बात यह थी कि जो जिस राज्य में जिसकी स्ट्रेंथ और जिसकी शक्ति ज्यादा है, उसको वहां वो इंपॉर्टेंस दिया जाए और उसकी वो जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है या जो लड़ाई है वो लड़ेंगे, अधिकतर सीटों में उनकी कैंडिडेट्स रहेंगे। ये तीन बातों को लेके हमेशा वो बोलती रही। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि ऑपोजिशन के ये जो प्लेटफॉर्म हो गए उसके प्रधानमंत्री के कैंडिडेट कौन होंगे, वो तो बाद में जब सब एक संग आएंगे, देश चुनता है, लोग चुनेंगे। अब जब हाल ही में जो विभिन्न निर्वाचन होते हैं वहां, और अभी हम लोग ने देखा कि त्रिपुरा में जो निर्वाचन हुई, वहां पे कुछ अलग से विपक्ष के दल जो हैं, हम लोग जो विपक्ष हैं, जैसे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है या कांग्रेस है, लेफ्ट है वगैरह और भी है जो पार्टियां, तो हम लोग जैसे कि देखें कि केरला में कांग्रेस जो है सीपीएम के विरुद्ध लड़ती है, लेफ्ट के विरुद्ध लड़ती है, लेकिन सीपीएम और कांग्रेस मिलके पश्चिम बंगाल में एक संग लड़ते हैं और त्रिपुरा में भी लड़े हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ये जो ऑपोजिशन की एक जो जुट होनी चाहिए, इसको धक्का लगता है। तो कल हम लोग क्या देखे कि मुर्शिदाबाद जो बंगाल में है, वहां एक बाईपोल थी, वहां पे भी लड़ाई थी। लड़ाई तो लड़नी चाहिए, सबके अपने आदर्शों को सामने रखते हुए आगे चल के लोगों के लिए क्या काम करना है, अपना पॉलिटिकल केवल एजेंडा नहीं, अपना मैनिफेस्टो लेकर लोगों की भलाई के लिए क्या करना है, ये लेकर सबको लड़ने की एक जरूर एक फ्रीडम है, आजादी है। लेकिन ये जो सागरदीघी इलेक्शन में हम लोग ने देखा कि ये दिखा तो रहे हैं कि तीन अलग अलग हैं, लेकिन सब मिलजुल के लड़ाई एक संग की है अगेंस्ट तृणमूल कांग्रेस। तो इससे तो अच्छा ये है कि आप साफ सुथरे भाषा में बोल दीजिए कि हाँ, हमारे एक गठबंधन है, जिस वजह से आपने जैसे कहा एक अपवित्र अलायंस है। ये आप अंदर अंदर अंधेरे में करते हैं और अंदर में अपना वोट जो है ट्रांसफर कर देते हैं। इस तरीके से जो कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो जीता। कांग्रेस, सीपीएम, भाजपा तीनों मिलकर जी, तो कोई फायदा नहीं है। अगर भाजपा के विरुद्ध लड़ना है तो विपक्ष को यह तय करना है
कि हमारी रणनीति हर जगह एक ही होगी। और जब ये नहीं देखती है तो ममता दीदी बोलती है तो हम अकेले लड़ेंगे, लोगों को जुट करके लड़ेंगे, शशि जी अलायंस विद पीपल। जी, ये अहम बात है। लेकिन अगर हम सागर दीगी की कल बात करें, जानकारी ये बता रहे थे जो मुस्लिम बहुतायत सीट है यहाँ पे ज्यादातर 50 इतने सालों से तृणमूल कांग्रेस को वोट करते थे, लेकिन इस बार ज्यादा वोट कर दिया कांग्रेस को, और ये अधीर रंजन सीट के इलाके में आती है, तो ये कारण देखा गया। क्या इससे ममता जी आहत हो गई? नहीं, आपको ये समझना है, यहाँ ऐसा नहीं है। दीदी तो आज इतने सालों से पहले विपक्ष की नेता थी 2011 के पहले बंगाल में, और उसके बाद सत्ता में मुख्यमंत्री है। इसके अलावा कितने सालों से सांसद रह चुकी है, लड़ी है। सब जानते हैं कि हमेशा जो है समस्त मेजॉरिटी माइनॉरिटी वाली बात नहीं है, सबकी देखभाल करना ये उनकी आदर्शों में है, और वो हमेशा ऐसा ही काम करती है। अब हम लोग शासक पक्ष में जब है, सरकार भी वही काम करती है। तो ये इस तरीके का नैरेटिव वहां तैयार किया गया है कि मुस्लिम विरोधी है, कुछ लोकल मुद्दे को लेकर इस तरीके। नहीं तो आप देखिए कि भाजपा के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है, यहाँ के भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी कहते हैं, देखिए बूथ जो है उसको भी वो विभाजन करते, बोलते हैं ये सनातनी बूथ है, अर्थात ये हिंदू बूथ है। लेकिन कुछ ऐसे बूथ हैं जहां पे मैं कुछ नहीं कहूंगा, वो मैं देख चुका हूं, अर्थात बीजेपी अपना वोट भी ट्रांसफर की है और साफ भाषा में वो बोल सकते थे। इस तरीके से ही जो है यहाँ जो वाम अपनी वोट, बीजेपी अपनी वोट, सब मिलके जो है उसमें डाल दिए हैं, और इस तरीके ये जो है ये गलत तरीका है। आप दिल्ली में एक बात कहेंगे, अधीर रंजन चौधरी, दिल्ली में आप एक बात कहेंगे, फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में एक ऑपोजिशन यूनिटी रहेगी, सब लड़ेंगे अगेंस्ट बीजेपी। मुद्दे बहुत सारे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको हम लोग को लड़ना है, लेकिन पश्चिम बंगाल में आके आप उल्टा बात कहते हैं। ये तो डॉक्टर पांडे, मैं इसलिए ये आपने जो विचारधारा की बात की, आप जानते हैं ममता बनर्जी एक समय वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री थी, फिर वो यूपीए में भी मंत्री रही। हम सब जानते हैं यूपीए का जब केंद्र में सत्ता थी तो केरल में दोनों आमने सामने थे, कांग्रेस और वाम दल, लेकिन केंद्र में केरला में तो दोनों अलग अलग थे, ऑपोजिशन में थे, और केंद्र में वाम दल और कांग्रेस आपस में गठबंधन सरकार में थे। तो ये जो होता, ये सरकारों में होता आया है उस लिहाज से। लेकिन जो अब इस बार विपक्ष की जो एकजुटता बन रही है, ममता बनर्जी आपको याद है वो खम्मा में नहीं गई जो केसीआर ने बुलाई थी रैली, हालांकि केसीआर उनसे मिलने आए थे कोलकाता में। ममता बनर्जी दिल्ली में आई थी, वो अरविंद केजरीवाल से मिली थी, नीतीश कुमार, तेजस्वी, तमाम मुलाकातें होती रही हैं। ऐसा अचानक क्या हो गया कि ममता बनर्जी कह रही है कि नहीं, हमें अकेले ही लड़ना है, या ये माना जाए कि ऑप्शंस अभी खुले हुए हैं, बाद में इस पर विचार होगा? नहीं, देखिए यहाँ दो बात है। ममता बनर्जी बहुत सीनियर लीडर है जी, कितने सालों से सांसद रह चुकी है, और अभी तीसरी बार यहाँ की मुख्यमंत्री। ये कुछ पार्टियों को समझना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है, इस इलेक्शन के दौरान जब ये 3 राज्यों में भी इलेक्शन हो रही थी, उसके दौरान भी कांग्रेस ने इस तरीके से एक सिग्नल दिया है कि जैसे कि वो फलक्रम है और हम लोग जो है सब उनके चारों ओर मंडराएंगे। ऐसा नहीं है, सबकी, केसीआर के दल हो, स्टालिन हो, आंध्र प्रदेश हो, जहां जहां जिसकी जोर ज्यादा है वो वहीं से लड़ेगा, ये सच्चाई है। तो ऐसा नहीं कि वो फलक्रम बनेंगे और हम लोग मंडराएंगे। तो कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस को कभी बी टीम कह देते, ये सब तो गलत है। रही बात जब यूपीए एनडी में हम लोग थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे और वो जो भाजपा और आज के भाजपा में बहुत फर्क है। एक ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और लेफ्ट फ्रंट या सीपीएम हमेशा जो है सपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड की थी, दे वर नेवर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, देयर इज अ डिफरेंस, ये अलग है। तो ये उनकी सुविधा थी, वो क्या है बाहर से सपोर्ट समर्थन दे रहे थे, और जब मन किया समर्थन को विद्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके की ब्लैकमेल की वो उनकी सोच थी। तो हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि जैसे हमने ये दोबारा कहने वाली बात हो कि मैं आपकी जो सवाल है इसके लिए मैं यही जवाब पेश करती हूँ, ये कहती हूँ कि ममता बनर्जी ने हमेशा कहा कि ये जो बगान है, मैं एक वो स्क्विरल की तरह हूं, मैं सबको जोड़ना चाहती। शी जस्ट वांटेड टू स्टिच द ऑपोजिशन टुगेदर। हमेशा शरद पवार जी इतने वेटरन है, उनको सामने रखते हुए लड़ाई। अब हार जीत तो रहेगी हर इलेक्शन में,
इसमें सीखने को मिलता है। लेकिन हम लोग को भी तय करना है कि भाजपा के विरुद्ध लड़ना है 2024 में, तो अपनी रणनीति में एकदम साफ सुथरा रखना है, इसको ट्रांसपेरेंट रखना है, एक किस्म का रखना है। लेकिन लोगों को क्या जवाब देंगे? बिल्कुल डॉक्टर पांचा, आखिरी सवाल है, केसीआर भी वकालत करते हैं नॉन कांग्रेस फ्रंट की, एक तरह से अरविंद केजरीवाल भी कुछ इस तरह से बात कह चुके हैं, ममता दीदी भी इसी तरह की बात कह रही हैं। तो ये अब जो ये तीन पार्टीज हैं, आम आदमी पार्टी आप जानते हैं कि उन्होंने पंजाब भी जीता है, तो आपको लगता है कि ये बड़े बड़े जो ये अब ये दल हैं, हालांकि आपने कहा ममता बनर्जी सबसे बहुत सीनियर है इस समय, लेकिन नीतीश कुमार भी, अब नीतीश कुमार कहते हैं कि बिना कांग्रेस के ऑपोजिशन यूनिटी नहीं बन सकती। उन्होंने तो कांग्रेस को ये तक कहा कि जल्दी से आप फैसला लीजिए, और फिर हमने देखा मल्लिकार्जुन खड़गे को कि वो चेन्नई में कहते हैं कि नहीं, हम सब साथ हैं और जो पीएम नेतृत्व कौन करेगा ये बाद में डिसाइड होगा। हाँ, तो वही कह रहे हैं कि जैसे बिहार में भी जो तेजस्वी यादव है और नीतीश कुमार है, उनको डोमिनेशन करना है, इसमें तो कांग्रेस तो एक माइनॉरिटी है। तो हर जगह में जो है कांग्रेस जहां माइनॉरिटी वहां रहना है, तय करना है उनको, उस तरीके से रहना है। कांग्रेस के संग हम लोग नहीं लड़ना चाहते किसी के संग। हम लोग ये कहते हैं कि केसीआर जी भी अपनी भावनाओं को व्यक्त किए हैं, अरविंद केजरीवाल जी भी व्यक्त कर रहे हैं, वो भी तो लड़ रहे हैं। जिस वजह से आज सिसोदिया तो कल इसके पीछे वो तो हो ही रहा है। ऑपोजिशन के पीछे तो सब एजेंसी लेके तो भाजपा जो हाथ धो के पीछे पड़ी हुई है। अब हम लोग को एकजुट होना है, क्योंकि यह सारी देश दुनिया को भी मालूम है कि विपक्ष के नेता टारगेट पे, हम लोग भी टारगेट पे। तृणमूल कांग्रेस को कम हैरान हुए, कम हैरानी तो नहीं हुए। हमारे सब लीडरों को बदनाम करना और उसके पीछे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हमेशा कलकत्ता और पश्चिम बंगाल की उनकी दौरा तो लगी रहती है। बिल्कुल, ये दबाव बिल्कुल बना रहता है। डॉक्टर शशि पांजा, आप हमारे साथ जुड़ी हैं और आपने बहुत एक अहम इंसाइट हमें दी है तृणमूल की थिंकिंग पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बहुत अहम बात है आपका ये कहना कि ममता बनर्जी बहुत सीनियर हैं, वो फलक्रम लेना चाहती हैं, किस तरह से वो अपोजिशन यूनिटी को स्टिच करना चाहती थी। लेकिन जो विरोधाभास है, यानी कि जो 2024 की जो लड़ाई आगे की है, वो बहुत दिलचस्प होती जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आइए देश की बात में आगे बढ़ते हैं और हम खबर आ रही है हमारे पास उत्तर प्रदेश से। बीजेपी के विधानसभा सदस्य और वर्तमान में विधान परिषद सलिल बिश्नोई की पिटाई के मामले में यूपी विधानसभा कोर्ट में तब्दील हो गई। सलिल बिश्नोई ने 15 सितंबर 2004 को तत्कालीन जिलाधिकारी को ज्ञापन देने वो जा रहे थे। आरोप है कि सलिल बिश्नोई के साथ तत्कालीन क्षेत्राधिकारी अब्दुल समद समेत 6 पुलिसकर्मियों ने गलत व्यवहार किया। इसके बाद आज संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रस्ताव पर सदन ने सभी पुलिसकर्मियों को 1 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने यूपी विधानसभा में प्रस्ताव रखा कि 1 दिन यानी आज रात 12 बजे तक दोषी पुलिसकर्मियों को कारावास दिया जाए। इसके बाद विधायकों ने ध्वनि मत से इस प्रस्ताव को पारित किया। हालांकि सपा के विधायक सदन से वॉकआउट कर गए। उनकी गैर मौजूदगी में ये प्रस्ताव पारित किया गया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि सदन का निर्णय महत्वपूर्ण है, इसका संदेश दूरगामी होगा। हमारे संविधान हमारी जीवन रेखा है। सजा के आदेश के मुताबिक दोषी पुलिसकर्मियों को विधानसभा में ही कैदियों के लिए बनी स्पेशल सेल में रखा जाएगा। रात 12 बजे तक दोषी पुलिसकर्मी बंद रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सभी को कारावास में खाने और पानी की सुविधा भी दिए जाने के निर्देश दिए। लगभग 19 साल बाद इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। सदन के इस निर्णय को हाईकोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकेगी। और देश की बात में आइए बात करते कर्नाटक की। कर्नाटक की लोकायुक्त पुलिस ने सत्ताधारी बीजेपी दल विधायक मंडाल विरूपाक्षी के बेटे को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। घर और दफ्तर से 8 करोड़ रुपए नकद बरामद हुए हैं। बीजेपी विधायक के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। उन्हें आरोपी नंबर 1 बनाया गया है। विधायक मंडाल विरूपाक्षी को कर्नाटक सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड के चेयरमैन पद से इस्तीफा देना पड़ा। नोट गिनते गिनते अधिकारियों की पूरी रात निकल गई। तकरीबन 9 करोड़ रुपए निकले। ये नोट जल बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी प्रशांत विरूपक्षा के पास थे। वे बीजेपी विधायक मंडाल विरूपक्षा के बेटे हैं।
एफआईआर में विधायक का नाम भी शामिल है, क्योंकि छापा उनके घर और दफ्तर पर पड़ा था। विधायक मडाल विरूपक्षा मैसूर संदल सोप बनाने वाली सरकारी कंपनी कर्नाटक सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड के चेयरमैन थे। आरोप है कि इसी कंपनी में सप्लाई के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स से रिश्वत ली जा रही थी। इस मामले में जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, उसमें बीजेपी विधायक को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है। Whatever is the role is going to come out now. Whoever is actually involved, उनकी इस पूरे प्रकरण में क्या भूमिका है, उसकी जांच हो रही है। किसने मांगा, किसने लिया, सब साफ होगा। हमने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, प्रशांत, उसके सचिव और वो 3 लोग जो रिश्वत देने आए थे। and 3 others were bribe givers. So all of them have been taken into custody. विधायक मडाल विरूपक्षा को कर्नाटक सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने लिखा कि लोकायुक्त की छापामारी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। यह साजिश है मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ, क्योंकि इस मामले के बाद मुझ पर लोग शक करेंगे, इसीलिए मैं केसीडीएल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूं। विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में बीजेपी की परेशानी समझी जा सकती है। अब सब कुछ लोकायुक्त के सामने है। उनकी ओर से स्वतंत्र और न्याय संगत जांच होने दीजिए। ये किसका पैसा है, किसके लिए लाया गया है, ये सारी बातें सामने आने दीजिए। सच सामने आना जरूरी है, इसीलिए हमने लोकायुक्त को बनाया है। युवा कांग्रेस ने डीजीपी दफ्तर के सामने मोर्चा खोल दिया, बीजेपी विधायक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर। कांग्रेस पहले ही बीजेपी की बसवराज बोम्मई सरकार के खिलाफ 40% कमीशन खोरी का आरोप लगाती आई है। सत्ता पक्ष के विधायक के घर पर छापामारी, उसके बेटे की गिरफ्तारी और 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की बरामदगी। कर्नाटक में लोकायुक्त अपने ऐसे ही निष्पक्ष जांच के लिए जाना जाता रहा है। यहां विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में बीजेपी की परेशानी बढ़ गई। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में बात अब राजस्थान की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भरतपुर में नासिर और जुनैद के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने दोनों परिजनों को 5-5 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान भी किया है। एक रिपोर्ट। गिरफ्तारी होगी और न्याय मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भरतपुर के घाटमीका पहुंच के ये वादे किए। तमाम तरह के कदम उठाने का हम लोगों ने तय किया है और उसी रूप में इस केस को हम चाहेंगे जल्दी से जल्दी पकड़े भी जाएं, चालान पेश भी हो और आगे केस बढ़े। दरअसल राजस्थान के लिए चुनौती ये है कि जुनैद और नसीर को जिन लोगों पे जिंदा जलाने का आरोप है, वो सब हरियाणा के रहने वाले हैं और वहाँ जब राजस्थान पुलिस आरोपियों के धरपकड़ के लिए जाती है तो उन्हें स्थानीय लोगों का विरोध का सामना करना पड़ता है। जुनैद और नसीर 2 हफ्ते पहले अपने घर से निकले थे और वापस नहीं आए। उनकी जली हुई लाशें एक बोलेरो में भिवानी में मिली थी। परिवार वालों का आरोप है कि हरियाणा के एक समूह ने उनकी हत्या की। ये समूह गौरक्षा के नाम पे वहाँ लोगों को पकड़वाता है और उनसे मारपीट करता है। राजस्थान पुलिस ने 8 लोगों को इस अपराध के लिए नामजद किया है, लेकिन अब तक सिर्फ एक ही गिरफ्तार हो चुका है। कि हम लोग पूरी तरह लगे हुए हैं, अरेस्ट हो मुलजिम, उनको फांसी की सजा हो, चाहे उदयपुर हो चाहे ये घटना हो। ऐसे जो करतूत करने वाले लोग हैं, इनको फांसी रकम से होनी नहीं चाहिए। तो हमने तय किया पुलिस की जो केस ऑफिसर डायरी होती है, उसके माध्यम से पूरा केस जो है तफ्तीश के दौरान भी, तफ्तीश के बाद में चालान के वक्त में भी लीगल ऑफिसर लगता है साथ में, जिससे कि कमी नहीं रह जाए तफ्तीश के अंदर, जुडिशरी के अंदर। उसके साथ में एक ऑफिसर लगता है जो इस काम को देखता लगातार परस्यू करने के लिए, जिससे कि केस जल्दी डिस्पोज हो, वरना चलो पड़े रहते हैं। तमाम तरह के कदम उठाने का हम लोगों ने तय किया है और उसी रूप में इस केस को हम चाहेंगे जल्दी से जल्दी पकड़े भी जाएं, चालान पेश भी हो और आगे केस बढ़े। हैरत की बात यह है कि जिन 8 लोगों का नाम एफआईआर में है, उनमें से 3 हरियाणा पुलिस के मुखबिर रह चुके हैं, जो पुलिस को गौ तस्करी की सूचना देते रहे हैं।
जाहिर है इस केस में राजस्थान पुलिस हरियाणा पुलिस के साथ समन्वय नहीं बिठा पा रही है। मुख्यमंत्री से आग्रह ये भी था कि वह हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात करें। मेवात में अशोक गहलोत ने नसीर और जुनैद के परिवार के लिए मुआवजा का भी ऐलान किया। मैंने तय किया कि सबको 5-5 लाख रुपए इनको FDR करवाएंगे। हम लोग पूरे अमाउंट 1-1 लाख का कैश देंगे, 4-4 लाख FDR करवाएंगे। हाल ही में यहाँ ओवैसी का दौरा रहा है और उन्होंने इस अपराध के लिए दोनों कांग्रेस और भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। जाहिर है ऐसे में मुख्यमंत्री का इस इलाके में दौरा सियासी मायने भी रखता है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, NDTV इंडिया। और देश की बात में आगे जानेंगे, विश्व पुस्तक मेले में फ्री बाइबल बांटने का क्यों हुआ विरोध। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे विश्व पुस्तक मेले में फ्री में बाइबल बांटने का कुछ लोगों ने विरोध किया। करीब 20 से 25 की तादाद में पहुंचे इन लोगों ने बुधवार दोपहर स्टॉल के सामने जमकर नारेबाजी भी की और फ्री में बाइबल बांटने पर आपत्ति बचाई। बवाल के बाद अब प्रकाशन ने फ्री का ऑफर समाप्त कर दिया है। फ्री में क्यों बांटे जा रहे हैं मुझे बताओ। विरोध इन किताबों को लेकर है। न्यू टेस्टामेंट शाम्स को फ्री में बांटा जा रहा था। बुधवार दोपहर करीब 2 बजे कुछ लोग प्रगति मैदान के हॉल नंबर 2 के गिडियन इंटरनेशनल इंडिया के स्टॉल पर पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। आरोप फ्री में किताब बांटने के जरिए अनुयायी बढ़ाने की मंशा का लगा और हाल कुछ ऐसा दिखा। किस बात की प्रॉब्लम हो रही है? एक तो फ्री बाइबल बांटी जा रही है। सवाल कह रहे हैं कि सत्यार्थ प्रकाश वाले भी फ्री में बांट रहे हैं। विरोध का असर यहाँ लगे बैनर पर दिखा। अब फ्री वाला ऑफर ढक दिया गया है। जो किताब अब तक मुफ्त में बंट रही थी अब 40 और 75 रुपए में बेची जा रही है। वहीं पुलिस में इस घटना की शिकायत तो नहीं की गई, लेकिन एहतियातन स्टॉल के बाहर अब पुलिस बंदोबस्त भी कर दिया गया है ताकि फिर ऐसे हालात न बने। फ्री में दिया जाता है हमारे पास जी, ये डोनेशन से प्रिंट करते हैं और फ्री में हम बांटते हैं। ऑब्जेक्शन आया हमारे पास एनबीटी की तरफ से कि आप ये फ्री में ना दें। आपने उसको अब कवर कर दिया, फ्री में नहीं दे रहे हैं। हाँ, फ्री में नहीं दे रहे हैं। पुलिस में कोई शिकायत दी आप? शिकायत हमने नहीं की थी, लेकिन मीडिया के थ्रू उनके पास खबर पहुंची। तो क्या हुआ उसके बाद से, क्या बदलाव हुआ है? वो काफ़ी सपोर्टिव है हमारे ACP सब, और दिल्ली पुलिस ने मतलब हमारे पास सपोर्ट के लिए 2 कांस्टेबल भी रख दिए, 3 कांस्टेबल रखे हैं। किताबों का काम जोड़ना है, तोड़ना, लड़ाना या लड़ना नहीं। अपनी आस्था में विश्वास के प्रचार का हक सबको है और इस तरह की आपत्ति का जवाब अपने विचार के प्रचार के जरिए ही देना मुनासिब है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। उमेश पाल हत्याकांड में कार्रवाई लगातार जारी है। आज फिर प्रशासन बुलडोजर चला वहां पर। प्रयागराज के अहमदपुर असरौली में मशूकुद्दीन के घर को तोड़ा जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि 200 गज पर बना ये घर नक्शा पास कराने में फर्जी पड़ा हुआ था। और आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने उमेश पाल हत्याकांड के जिक्र करते हुए माफिया को मिट्टी में मिलाने की बात की थी। उसके बाद से जो प्रयागराज में प्रशासन है वो बुलडोजर जो है वो एक्शन में। और इस पर अधिक जानकारी के लिए आइए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी अजय सिंह के पास। अजय, इनकी पृष्ठभूमि क्या है जिनका ये घर है, जरा बताइए इस मामले में जो ये कार्रवाई हो रही है इस पर। देखिए निधि, जिन पर कार्रवाई हो रही है उन पर सूत्र ये कहते हैं कि ये अतीक के करीबी रहे हैं और ये भी लोग कहते हैं कि ये कुछ किसी तरीके से फंडिंग करते हैं। लेकिन जिनका ये मकान है मासुकुद्दीन का, उनके जो ससुर हैं जुनैद, वो जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने मीडिया के सामने ये आरोप लगाया है कि उनका अतीक से हमारा कोई संबंध नहीं है। हाँ, जरूर ये है कि हम मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान हैं, लेकिन हमारा कोई इस तरीके से संबंध नहीं है। हमारे जो दामाद हैं वो टीचर हैं
और हम लोगों ने ये मकान जो है वो लोन लेकर के बनाया हुआ है। इस तरीके को उन्होंने ये बात कही है और कही है कि हमारे ऊपर नोटिस जरूर आई थी, अवैध नोटिस जरूर आई थी उसके लिए, तो उसका हमने जवाब दाखिल किया था और लेकिन उस जवाब पर अभी कार्रवाई हो रही थी, तब तक अचानक ये इस तरीके की कार्रवाई की गई है। निधि, आपको बता दें कि जो इस तरीके के बुलडोजर चलते हैं, जो मकानों को गिराया जाता है, उसमें प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी जो इस कार्रवाई को करती है, उसमें पुलिस सिर्फ सहयोग भर करती है, पुलिस जाती है उसका सहयोग करती है, लेकिन उसमें जो किया जाता है वो यही किया जाता है कि अवैध तरीके से बना है, इसका नक्शा नहीं पास है, और फिर ये एयरपोर्ट जो बमरौली एयरपोर्ट है उसके बहुत नज़दीक है ये गांव, लिहाजा ये माना गया था कि उसमें ये भी कहा था पीडीए ने, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, कि एयरफोर्स की तरफ से भी इस मकान को लेकर के आपत्ति लगी थी, लिहाजा ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। हालांकि जो मासूकुद्दीन है उनके जो परिवार के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हम एकदम निर्दोष है और ये एक तरीके की एकतरफा कार्रवाई है। निधि, बिल्कुल, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अजय। और अजय सिंह की अगली रिपोर्ट भी है। चित्रकूट जनपद में जेल अधीक्षक अशोक सागर और जेलर संतोष कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इससे पहले डिप्टी जेल चंद्रकला को गिरफ्तार किया जा चुका है। मामला यह है कि 10 फरवरी को जेल में बंद अब्बास अंसारी से उनकी पत्नी निखत अंसारी को अनाधिकृत तौर पर मिलने दिया गया। एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की इस जेल में पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी बंद है। बीती 10 फरवरी को इसी जेल में अब्बास अंसारी से मिलने उसकी पत्नी निखत अंसारी आई। दोनों जेल अधीक्षक के दफ्तर के बगल वाले कमरे में मिल रहे थे कि जिलाधिकारी अभिषेक आनंद और पुलिस अधीक्षक बृंदा शुक्ला ने यहां छापा मार दिया। अब जेलर और जेल अधीक्षक को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जी, अभी जो जेलर हैं संतोष कुमार और जेल अधीक्षक अशोक सागर, उनको पुलिस द्वारा बुलाया गया है और उनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है और जो उनके विरुद्ध साक्ष्य संकलन है उस पे कार्रवाई की जा रही है और जब पूछताछ और साक्ष्य संकलन का काम समाप्त होगा उसके बाद उनको पुलिस हिरासत में लेंगे या गिरफ्तार करेंगे। तो अभी तो गहनता से पूछताछ ही चल रही है थाने पर। इस छापे में निखत अंसारी के पास से 2 मोबाइल फोन सहित कई आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई थी। साथ ही पैसे के लेन देन के साथ जेल अधिकारियों को कार गिफ्ट करने का मामला भी सामने आया था, जिसको लेकर पुलिस बैंक डिटेल के साथ पूरे वित्तीय लेन देन की जांच कर रही है। अभी जो हमने अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं उनके बयानों में जो बातें निकल के आई थी और कुछ जो फाइनेंशियल ट्रेल से संबंधित तथ्य सामने आए हैं, तो इनके बयानों के माध्यम से पूछताछ करके उन बातों की पुष्टि की जा रही है। इस मामले में पुलिस ने अब्बास अंसारी, निखत अंसारी और जेल अधिकारियों सहित 7 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में करवी कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद पुलिस ने निखत अंसारी और उसके ड्राइवर नियाज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जेल के अधिकारियों और अपराधियों के बीच साठगांठ का कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले भी कई इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन इस मामले में जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है उससे उम्मीद की जानी चाहिए कि इस तरह के गठजोड़ को तोड़ने में मदद मिलेगी। बांदा से सलाउद्दीन के साथ वाराणसी से अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ अमेरिकन बार एसोसिएशन की 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन कर रहे हैं। इस सम्मेलन का विषय है लॉ इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कन्वर्जेंस ऑफ इंडिया एंड द वेस्ट। सीजीआई इस पे मुख्य व्याख्यान भी दे रहे हैं, आइए सुनते हैं। We all live together, we work together, we survived in a marketplace of ideas together. COVID taught us that we could live isolated from each other. But is that a sustainable model? Or do we need to go beyond that by creating an agenda for sustainable development? An agenda for sustainable development in terms of the environment, an agenda for sustainable development in terms of our interpersonal relationships,
an agenda for sustainable development in terms of the frameworks and the regulatory frameworks which we create as we move to a more sustainable future in our societies. When the Constitution was drafted, with which I began a short while ago, our Constitution makers had possibly no ideas of the lines along which humanity would evolve. We didn't possess notions of privacy. There was no internet. We didn't live in a world which was controlled by algorithms. And we certainly didn't have the social media. For every little thing that we do, and believe you me, as judges we are knowing. तो मुख्य न्यायाधीश एक तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पर्यावरण और जिस तरह से सोशल मीडिया का दौर है, इस सब पर अपना व्याख्यान एक बोल रहे हैं वहाँ पर। बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं देश की बात में, और बात विपक्ष के नेता कांग्रेस के राहुल गांधी की। इन दिनों वो इंग्लैंड में हैं। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दिए गए अपने संबोधन में राहुल गांधी ने दावा किया है कि उनके फ़ोन में जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस था। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में बड़ी तादाद में नेताओं के फ़ोन में पेगासस रहा। उन्होंने दावा किया कि खुफिया अधिकारियों ने उन्हें अलर्ट किया था, बताया था इसके बारे में कि आप संभल कर बातचीत करने की उन्होंने सलाह दी थी। So that's what I described: capture and control of media and the judiciary, surveillance and intimidation. I myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone, because we are sort of recording this stuff. So this is a constant pressure that we feel. Cases on opposition, I've got number of criminal libel cases for things that, you know, should under no circumstances be criminal libel cases, but that's the story, right? And that's what we are trying to defend. तो आइए सुनते हैं इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कहा। कल के नतीजे दिखाते हैं कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ फिर एक बार हुआ है, और ये रोने धोने का काम राहुल गांधी जी अब विदेशी धरती पे फिर एक बार कर रहे हैं। नतीजे क्या आएंगे उनको पता था, और ये पेगासस कहीं और नहीं, उनके दिलो दिमाग पर बैठा हुआ है। राहुल जी किसी और की नहीं, कम से कम इटली के प्राइम मिनिस्टर और उनके नेताओं की तो सुन लेते हैं। क्या कहा इटली के प्राइम मिनिस्टर ने? ये कहा कि दुनिया भर में मोदी जी को जितना प्यार मिलता है, जो एक लोकप्रिय नेता के रूप में वो उभरे हैं, आज वो एक मेजर लीडर, एक बड़े नेता के रूप में उनको स्वीकारा है। G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद क्वाड के विदेश मंत्रियों की भी दिल्ली में बैठक हुई। इसमें चीन सदस्य देशों के निशाने पर रहा। चीन से लगे समुद्री इलाकों में उसके दखल पर चिंता जताई गई और आतंकवाद पर लगाम लगाने की कोशिशों में उसके अड़ंगे की भी आलोचना हुई। G20 के फौरन बाद क्वाड देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। बैठक के बाद जारी साझा बयान में बिना नाम लिए चीन के रवैये पर सवाल उठाए गए। ये भी कहा गया कि आतंकवादियों की शिनाख्त को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। साझा बयान में कहा गया, जिस तरह यूएनएससी सैंक्शंस कमेटी के काम के राजनीतिकरण की कोशिश हो रही है, वो चिंताजनक है। सभी देशों को इसमें पारदर्शी, निष्पक्ष और सबूतों के आधार पर काम करना चाहिए। यूएनएससी सैंक्शंस कमेटी के जरिए आतंकियों पर लगाम लगाना जरूरी है। हम आतंकियों का इस्तेमाल कर सीमा पार हमले की निंदा करते हैं। चीन ने कई बार पाकिस्तान में बैठे आतंकियों की लिस्टिंग की भारत और अमेरिका की कोशिशों पर तकनीकी आधार पर रोक लगाई है, चाहे वो मसूद अजहर हो या अब्दुल रहमान मक्की। अब क्वाड ने इस पर सवाल उठाया है। हमने संयुक्त राष्ट्र में तालमेल किया ताकि संयुक्त राष्ट्र की प्रक्रिया का सम्मान रहे और संयुक्त राष्ट्र का कामकाज उसकी प्रकृति के मुताबिक हो।
यूक्रेन के संदर्भ में भी क्वाड ने कहा कि परमाणु हथियारों की धमकी बिल्कुल मान्य नहीं है। यूक्रेन युद्ध का मुद्दा राइसीना डायलॉग में भी सुनाई दिया। रूस जो यूक्रेन के साथ कर रहा है, अगर हमने उसे वो करने दिया तो हर जगह हमलावरों को ये संदेश जाएगा कि वो कुछ भी करके बचे रह सकते हैं। Have you been interested during these years what is going on in Iraq? कोई ये क्यों नहीं पूछ रहा कि अफगानिस्तान और इराक में क्या हो रहा है? यूएस और नेटो से ये क्यों नहीं पूछते कि वो जो कर रहे हैं वो सही है? Whether they are certain of what they are doing. ये साफ है कि जब तक रूस यूक्रेन युद्ध खत्म नहीं होता, हर अंतर्राष्ट्रीय बैठक में उसकी गूंज सुनाई देगी। लेकिन भारत की कोशिश ये भी है कि उसके मुद्दे इस शोर में ना दबें। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। मिस यूनिवर्स रही और अभिनेत्री सुष्मिता सेन को पड़े दिल के दौरे की खबर ने लोगों को और फिल्म जगत को हैरान कर दिया है। सिनेमा जगत सहित उनके फैंस ने सोशल मीडिया पर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। सोशल मीडिया पर पिता सुबीर सेन के साथ सुष्मिता की इस तस्वीर के साथ दिल का दौरा पड़ने की खबर से लोग चौंक गए। सुष्मिता ने सोशल मीडिया पर लिखा, कुछ दिन पहले मुझे दिल का दौरा पड़ा, एंजियोप्लास्टी हुई, स्टेंट डला और सबसे अहम मेरे डॉक्टर ने कहा कि मेरा दिल बड़ा है। सुष्मिता सेन को 27 फरवरी को नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया और 1 मार्च को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। सुष्मिता की इस पोस्ट को पढ़ने के बाद उनके फैंस और तब्बू, पूनम ढिल्लों और सोनल चौहान जैसे उनके साथियों ने सोशल मीडिया पर उनकी सेहत बेहतर होने की कामना करते हुए संदेश भेजे। 1994 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीतकर सुष्मिता ने 1996 में फिल्म दस्तक से अभिनय की शुरुआत की और इसके बाद बीवी नंबर 1, सिर्फ तुम, आंखें, मैंने प्यार क्यों किया और मैं हूं ना जैसी कामयाब फिल्मों का हिस्सा रही। अब तक करीब 33 फिल्मों का हिस्सा वो रही हैं। हाल ही में वेब सीरीज आर्या में उनके किरदार को काफी सराहा गया और इसके 2 सीजन में सुष्मिता अब तक काम कर चुकी हैं। मुंबई से प्रशांत सिसोदिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।